हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व और ये है हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अबाउट स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट एक तरह का मल्टी ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है जो कि एक स्विच का इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप स्क्रीन में देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्विच। ये एक कीवर्ड होता है फॉर स्विच केस स्टेटमेंट। अब आइए हम देखते हैं स्विच केस स्टेटमेंट काम कैसे करता है। मैं इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने कुछ ऐसा लिख के रखा है। ये एक्चुअल स्विच केस का प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है। जिसका सिंटेक्स है, मतलब कि लिखने का तरीका, और मैं इस सिंटेक्स को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्विच केस स्टेटमेंट जो होता है ये एक तरह का सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है जो कि एक्सप्रेशन, आप देख सकते हैं स्विच के अंदर मैंने ब्रैकेट में एक्सप्रेशन लिखा है। एक्सप्रेशन कोई सी भी इंटीग्रल वैल्यू या एक कैरेक्टर कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू पे काम करता है। मान लीजिए जैसे कि मैंने लिखा सीन ए, सपोज एक इंटीजर है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन की जगह आ जाएगा वो वेरिएबल ए। तो ये ए की वैल्यू को कंपेयर करेगा। मान लीजिए अगर ए की वैल्यू होगी 1, क्योंकि ये एक सिलेक्शन स्टेटमेंट है, तो फिर जाएगा केस यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू जो है ये 1 हो सकती है। यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 2 या कोई और वैल्यू हो सकती है। तो ये कोई सी भी यहाँ पे एक इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है जिसके बेसिस पे वो काम करेगा। मान लीजिए अगर ए की वैल्यू है 1 और मैं चाहता हूं कि अगर ए की वैल्यू है 1 तो केस 1 रन हो, तो यहाँ मैं कांस्टेंट की जगह डाल दूंगा 1, तो केस 1 रन होगा। और केस जो होता है इसका लिखने का तरीका ये होता है, केस लिखते हैं, उसके बाद एक कांस्टेंट की वैल्यू डालते हैं जो कि एग्जैक्टली हम चाहते हैं जब इस ए वेरिएबल की जो वैल्यू हो, अगर वही वैल्यू हम चाहते हैं कि होने पर कोई सा केस रन हो। मान लीजिए मैं चाहता हूँ ए की वैल्यू अगर 1 है तो कोई केस रन हो, तो मैं केस के बाद लिखूंगा यहाँ पे कांस्टेंट इंटीग्रल वैल्यू 1। उसके बाद इस केस के बाद कुछ लाइंस फॉलो होती हैं जिनको हम कहते हैं स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट यहाँ पे एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होते हैं जब तक ये ब्रेक को एनकाउंटर नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं केस के बाद मैंने कोलन का साइन लगाया है और ब्रेक के बाद सेमी कोलन का साइन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। तो ब्रेक जैसी आता है तो ये पूरे स्विच केस लूप के बाहर आ जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लास्ट में है सी आउट एन लाइन और सिस्टम पॉज। तो फिर ये वाली लाइनें एग्जीक्यूट होती है, मतलब स्विच केस का कर्ली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे खत्म होता है। तो अगर केस कोई सा भी केस मिलता है, मैचिंग केस मिलता है, तो केस एग्जीक्यूट होता है। और अगर केस के एंड में ब्रेक है तो सीधे लूप केस 1 चलाने के बाद इस पूरे स्विच के जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, मतलब जो कि लूप है, उसके बाहर आता है। और उसके बाद जो लाइंस लिखी है यहाँ पे तो फिलहाल सी आउट एंड लाइन और सिस्टम पॉज लिखा है, तो उनको एग्जीक्यूट करता है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ से ब्रेक को हटा देता हूँ और मान लीजिए ए की वैल्यू अगर यूजर ने 1 डाली तो केस 1 रन होगा, और क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो केस 2 भी रन होगा। और क्योंकि केस 2 के बाद ब्रेक की स्टेटमेंट है तो उसके बाद वो सीधे केस 1 रन करेगा, केस 2 रन करेगा। क्योंकि केस 2 के बाद ब्रेक का स्टेटमेंट है, उसके बाद वो इस पूरे स्विच के लूप के बाहर आके सी आउट एन लाइन, मतलब कि नई लाइन में जाके सिस्टम पॉज के कारण प्रेस एनी P2 कंटिन्यू को प्रिंट करेगा। केस एक दो नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो डॉट रिप्रेजेंट किया है, मतलब कि ऐसा नहीं कि हम स्विच केस स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ 2 केस डाल सकते हैं, न्यूमरस केस डाल सकते हैं। और ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अगर एक केस के बाद ब्रेक नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा केस रन हो जाता है, इसको हम कहते हैं ऑल थ्रू। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के जल्दी से दिखाता हूँ और हम देखते हैं कि वो प्रोग्राम क्या काम करेगा, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने जादू करके एक जल्दी से बहुत बड़ा सा प्रोग्राम बना दिया। मैं मजाक कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने प्रोग्राम पहले से बनाया था, उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम हमारा बनके तैयार है। आप देख सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस प्रोग्राम में हम कर क्या रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आईटी मेन है, ऑब्वियसली मेन फंक्शन होता ही है। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का मन, ओके। फिर मैंने यहाँ पे सी आउट करवाया नई लाइन में \n स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन। एंटर द नंबर ऑफ ईयर्स मंथ, मतलब अगर एक ईयर में, क्योंकि 12 मंथ होते हैं, अगर आप 1 टाइप करेंगे तो जनवरी आना चाहिए, 2 टाइप करेंगे तो फेब आना चाहिए, 8 टाइप करेंगे तो अगस्त आना चाहिए, एंड सो ऑन। सो मैंने यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू इनपुट कराई है फिर इस स्टेटमेंट का 3 मंथ। आप देख सकते हैं स्विच में
मैंने आपको पहले जैसा एक्सप्लेन किया था, एक्सप्रेशन की प्लेस में यहाँ पे आया वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू पे हम सिलेक्शन स्टेटमेंट को काम कराना चाहते हैं, क्योंकि स्विच केस एक सिलेक्शन स्टेटमेंट है, मल्टी ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट। ओके, तो इसलिए हमने उसको यहाँ पे मंथ वेरिएबल यहाँ पे हमने ब्रैकेट के बीच में लिखा है। अब आप देख सकते हैं केस 1। अब मैंने 1 ही क्यों लिखा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर मंथ की वैल्यू 1 होती है तो जनवरी प्रिंट हो स्क्रीन में। तो आप देख सकते हैं मैंने लिखा है केस 1 के बाद कोलिन का साइन है, उसके बाद सी आउट न्यू लाइन में जनवरी, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर यूजर 1 इनपुट करता है तो न्यू लाइन में जनवरी टाइप हो, 2 टाइप करता है तो फेब, 3 टाइप करे तो मार्च टाइप हो, एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं मेरा प्रोग्राम पूरा यहाँ पे तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का प्रोग्राम है। हर केस के बाद आप देख सकते हैं कोलिन का साइन है, उसके बाद एक स्टेटमेंट है जो हम हमेशा चाहते हैं। स्टेटमेंट का सीक्वेंस हो सकता है, फिलहाल एक ही स्टेटमेंट है, बहुत सारे स्टेटमेंट लाइन से सीक्वेंशियली डाल सकते हैं। उसके बाद एक ब्रेक का स्टेटमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इस केस में कि अगर केस 9 में मान लीजिए सितंबर है, सितंबर प्रिंट होने के बाद मैं चाहता हूँ ऑल राइट यूजर ने 9 इनपुट किया तो सितंबर प्रिंट हो, उसके बाद माय जॉब इज डन, हमारा काम हो गया है, तो लूप ब्रेक हो, इसलिए मैंने लगाया ब्रेक। ऐसा मैंने सभी के साथ किया है, हर स्टेटमेंट के बाद, हर केस के स्टेटमेंट के बाद मैंने आप देख सकते हैं ब्रेक लगाया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं आखिर में मैंने एक डिफॉल्ट कंडीशन लिखी है। डिफॉल्ट वो कंडीशन होती है, ये तब एग्जीक्यूट होती है अगर कोई भी मैचिंग केस नहीं मिलता है। मान लीजिए यूजर ने इनपुट कर दी वैल्यू 13 या 14, अब एक साल में 12 ही महीने होते हैं, तो अगर किसी ने 13 या 14 इनपुट की तो कोई भी मैचिंग केस उसको, क्योंकि मंथ वेरिएबल की वैल्यू ऑब्वियसली 13 या 14 होगी, तो कोई भी उसको मैचिंग केस यहाँ पे नहीं मिलेगा। और ऐसे कंडीशन पे हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट रन होता है, मतलब जो कंट्रोल होता है वो सीधे सारे केसेस को टेस्ट करता है उसको, क्योंकि कोई भी वैलिड सिलेक्शन स्टेटमेंट नहीं मिलता है, वैलिड केस नहीं मिलता है, तो सीधे डिफॉल्ट पे आता है और डिफॉल्ट के बाद जो लाइन होती है उनको एग्जीक्यूट करता है। फिलहाल डिफॉल्ट के बाद एक ही लाइन है, प्लीज एंटर वैल्यू फ्रॉम 1 to 2 \a। अब मैं \a का आपको जब यूज बताऊंगा जब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा। ये एक्चुअली एक बीप साउंड या एक एरर साउंड जनरेट करने के लिए रहता है। ये भी एक एस्केप सीक्वेंस है \n की तरह, लेकिन इससे आपके कंप्यूटर में एक बीप साउंड आएगा क्योंकि ये एक प्रकार का एरर है इसलिए। उसके बाद डिफॉल्ट के बाद भी वही होता है, डिफॉल्ट का स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद स्विच केस का लूप पूरा ब्रेक होता है, उसके बाद जो आखिरी 2 लाइन है सी आउट एंड लाइन और सिस्टम कॉल वो एग्जीक्यूट होंगे। तो आइए इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं अब हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। एंटर द नंबर ऑफ ईयर्स मंथ, मान लीजिए डालता हूं मैं 8, तो इट शुड डिस्प्ले अगस्त। आप देख सकते हैं अगस्त यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, उसके बाद प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो चलिए देखते हैं काम कैसे किया। मैंने सबसे पहले सी आउट करवाया एंटर द नंबर ऑफ ईयर्स मंथ, तो आप देख सकते हैं उसने मुझसे पूछा, मैंने डाली वैल्यू 8 की। अब 8 जो वैल्यू थी वो मंथ वेरिएबल में गई। स्विच फिर मैंने लिखा है, मतलब स्विच काम करेगा किस वेरिएबल पे, मंथ वेरिएबल पे। मंथ की जो वैल्यू है 8, क्योंकि वो इंटीग्रल वैल्यू, और इंटीग्रल वैल्यू इस केस में हमारी 8 है, तो वो 8 केस पे जाएगा। केस ऐसा केस जिसकी बाद जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हो 8, तो 8 पे गया वो, उसने देखा कि 8 पे क्या है, अगस्त। ओके, सो लेट्स आउटपुट अगस्त। तो आउटपुट आया और जैसे ये केस काम किया उसके बाद था क्योंकि ब्रेक, तो ब्रेक के बाद ये पूरा स्विच केस का जो कर्ली ब्रैकेट यहां से स्टार्ट होके यहां तक है, पूरा स्किप हो गया। ब्रेक पूरा स्विच केस के लूप के बाहर आ गया और उसने नई लाइन में जाके सिस्टम पॉज को डिस्प्ले कर दिया। ये देख सकते हैं नई लाइन में उसने जाके प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, जो कि सिस्टम पॉज के कारण होती है, उसने उसको प्रिंट कर दिया। ये आप देख सकते हैं सिस्टम पॉज, इसके कारण ये यहाँ पे आ गया। अब चलिए हम फॉलो थ्रू की कंडीशन देखते हैं जो मैंने आपको बताई थी। हाँ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ब्रेक हटा देता हूँ तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। मैं यहाँ से ब्रेक को डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, और चलिए अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं अपना प्रोग्राम। अब सेम केस है, अब मैं फिर से यहाँ पे वैल्यू एंटर करता हूँ 8। तो आप इस केस में देखिएगा कि क्या होता है। आप देख सकते हैं अगस्त भी प्रिंट हुआ, सितंबर भी प्रिंट हुआ। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने डाला 8, तो जो मंथ वेरिएबल था उसकी वैल्यू हो गई थी 8। ओके, ऑलराइट 8। तो जो हमारा कंट्रोल था उसने केस 8 को सर्च किया, उसको केस 8 मिला, ऑलराइट इट्स अ वैलिड केस, तो उसने सी आउट किया अगस्त। अब लेकिन अगस्त के बाद क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट नहीं था इसलिए कंट्रोल केस 9 में ऑटोमेटिकली चला गया, उसने सितंबर को भी सी आउट कर दिया, इसलिए न्यू लाइन में सितंबर भी प्रिंट हो गया।
और सितंबर के बाद क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट था इसलिए वो कंट्रोल मतलब स्विच केस ब्रेक हुआ। तो जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलेगा सिक्वेंशियली केसेस रन होते जाएंगे, जैसे ही ब्रेक एनकाउंटर होगा तो फिर स्विच केस का स्टेटमेंट ब्रेक हो जाता है और कंट्रोल लूप के बाहर आ जाता है। और आप एक और बात ध्यान रखें, केसेस को स्विच केस के जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर ही डिफाइन करना पड़ता है, बाहर काम नहीं करेंगे। मैं वापस यहाँ ब्रेक लिख देता हूँ। अब मान लीजिए हम वाली कंडीशन टेस्ट करते हैं, जब मान लीजिए यूजर ना ही 1 डालेगा 2 डालेगा 12 तक की कोई वैल्यू नहीं डालेगा, 12 के बाहर वैल्यू डालेगा। मान लीजिए अभी मैंने 14, तो आप देख सकते हैं बीप साउंड आपको सुनाई दिया होगा। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। पहली बात 14 डालने पे क्या प्रिंट हुआ, प्लीज एंटर वैल्यू फ्रॉम 1 to 12। ये हुआ डिफॉल्ट के कारण। आप देख सकते हैं हमारा ये डिफॉल्ट के कारण, क्योंकि कोई भी वैलिड केस नहीं मिला था, क्योंकि मैंने इनपुट की थी वैल्यू 14, इसके कारण उसने सारे केसेस को देखा, उसको किसी भी केस में ये वैल्यू नहीं मिली, तो वो गया यहाँ पे डिफॉल्ट और डिफॉल्ट पे उसने आउटपुट किया। और आउटपुट करने के एक बीप साउंड आया था, वो आया था क्योंकि मैंने एंड में लिखा था /a, इसके कारण ये ऑडिबल एस्केप सीक्वेंस होता है इस कारण। तो इस तरह स्विच केस स्टेटमेंट काम करता है। ये सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज को ही नहीं, कैरेक्टर वैल्यूज को भी काम मतलब कंपेयर कर सकता है। तो आई होप आपको स्विच केस इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया होगा। तो जुड़े रहिए मेरे नेक्स्ट लेक्चर से, घर में इसको प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।